हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर यूनिट 8। इसका जो ये है पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 कराया था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाके पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद ही आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको नोट्स चाहिए, इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, तो हमारा टेलीग्राम पे चैनल है। चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप वहां पे जाके हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इजीली नोट्स ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक पर। आज का टॉपिक है हमारा तराइन का प्रथम युद्ध। जो तराइन का युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था, क्यों हुआ था, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 1191 में प्रथम युद्ध हुआ था। युद्ध की जो तिथि थी वो 1191 ईस्वी थी। किस किस के बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी के बीच में, यानी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। अब देखिए, जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ कहाँ था, इसका स्थान कहाँ था? इसको तराइन का युद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि हरियाणा में एक जगह है जिसका नाम है तराइन। कहाँ पे? हरियाणा में एक जगह है जिसका नाम है तराइन। तराइन हरियाणा में स्थित है, इसीलिए इसको हम तराइन का युद्ध कहते हैं। अब युद्ध से पहले हम जानते हैं इसका परिणाम। परिणाम क्या निकला? इसमें मोहम्मद गौरी हार गए थे। मोहम्मद गौरी जो थे, जो तुर्क से आए थे, वो हार गए थे। अब हारे कैसे थे? सैन्य शक्ति कैसी थी? अब हम बात करते हैं सैन्य शक्ति के बारे में कि पृथ्वीराज चौहान के पास सैन्य शक्ति कितनी थी और मोहम्मद गौरी के पास सैन्य शक्ति कितनी थी। तो देखिए, पृथ्वीराज की जो सेना संख्या थी वो बहुत थी, यानी बहुत ज़्यादा थी, और इसकी अपेक्षा में मोहम्मद गौरी की सैन्य जो थी, सेना संख्या बहुत ही कम थी। किसकी अपेक्षा में? पृथ्वीराज, यानी पृथ्वीराज के पास बहुत ज़्यादा संख्या थी सेना की और इनके पास बहुत ही कम थी। इसी वजह से मोहम्मद गौरी जो थे वो युद्ध हार गए थे। पृथ्वीराज के पास 2 लाख, यहाँ पे गलत है, अश्वरोही आएगा, जिसको हम बोलते हैं घोड़े पे जो सवार रहते हैं, ठीक है। तो पृथ्वीराज के पास 2 लाख अश्वरोही सैनिक, 3000 हाथियों की विशाल सेना थी। देखिए ये कितना ज्यादा होता है, 2 लाख अश्वरोही सैनिक और 3000 हाथियों की सेना। जबकि गौरी के पास ऊंट सवार थे और और यहाँ पे अश्वरोही आएगा, अश्वरोही सैनिक थे, हाथी नहीं थे। देखिए, इनके पास हाथी थे तो इनके पास हाथी नहीं थे और अश्वरोही सैनिक थे, ठीक है। पृथ्वीराज की सैनिक घुड़सवार, धनुष बाण तथा तलवार और भाले का भी प्रयोग करते थे, जबकि गौरी के सैनिक मात्र धनुष बाण का प्रयोग करते थे। अब देखिए, पृथ्वीराज के जो सैनिक थे वो इतने कुशल थे कि जब उनको जरूरत पड़ने पर वो तलवारबाजी भी करते थे, भाले का प्रयोग भी करते थे, धनुष बाण भी करते थे और घुड़सवार भी करते थे। परंतु गौरी के सैनिक को सिर्फ और सिर्फ धनुष बाण का ही प्रयोग करते थे, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कारण कि युद्ध हुआ, युद्ध के कारण क्या थे। तो पहला कारण था साम्राज्य का विस्तार करना। जो मोहम्मद गौरी ने जो आक्रमण किया था पृथ्वीराज चौहान पर, तो पहला कारण था साम्राज्य का विस्तार करना। वो चाहता था कि वो इंडिया में आकर अपने जो मुसलमान धर्म है उसका प्रचार करे, इस्लाम धर्म का प्रचार करे। और उस टाइम आपको पता है कि जो उस टाइम जो राजा होते थे वो लोग एक नीति अपनाते थे जिसे कहते थे साम्राज्यवादी नीति। साम्राज्यवादी नीति का मतलब होता है कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना। जितना विस्तार करोगे उतना ही आपकी शक्ति दिखती थी, ठीक है। तो साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, जिसकी वजह से मोहम्मद गौरी ने सोचा था कि वो पृथ्वीराज पर आक्रमण करके जो पृथ्वीराज का जो कब्जा है, यानी पृथ्वीराज जहाँ पे राज्य करते हैं वो राज्य वो हथिया लेंगे। परंतु जो इनका वो था ना प्रमुख केंद्र, ये चाहते थे कि दिल्ली पर। बट आपको पता है कि हमारा जो मैप है वो इस टाइप से है ना, तो हमारी दिल्ली बीच में आती है। दिल्ली से पहले यहाँ पे हरियाणा और पंजाब आता है, और ये जो थे मोहम्मद गौरी यहाँ से आए थे। मोहम्मद गौरी डायरेक्टली दिल्ली पर आक्रमण नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, पहले हरियाणा और पंजाब में आक्रमण किया, ताकि वो हरियाणा और पंजाब पे पहले अपने अंडर करें उसको, फिर धीरे धीरे वो दिल्ली पर भी मतलब शासन
के लिए आगे बढ़े। परंतु उस टाइम पर किसका राज था हरियाणा में? हरियाणा में उस टाइम पे पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल था। और पृथ्वीराज चौहान बहुत ही कुशल वो थे, जिसे कहते हैं तीरंदाजी करना या बाण चलाना, बहुत अच्छे से बाण चलाना उनको आता था। तो देखिए, पहला कारण आपको पता लग गया, साम्राज्य का विस्तार। सेकंड था इस्लाम का प्रसार, यानी इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहते थे वो इंडिया में। और वो ये चाहते थे कि उनके पीछे मतलब इस्लाम धर्म जितने लोग अपनाएंगे, और जितने लोग अपनाएंगे जाहिर सी बात है उनका दबदबा उतना ही बढ़ेगा। तो इस्लाम का प्रसार करना चाहते थे वो इंडिया के अंदर, और भारत को लूटना चाहते थे। आपको पता है कि उस टाइम पर हमारे देश को सोने की चिड़िया कहते थे। हमारे देश के पास बहुत सारा धन था, सोना थी, चांदी थी, तो वो एक्चुअली में भारत को लूटने के लिए भी आए थे। चौथा कारण था धर्म परिवर्तन। आपको पता है कि जजिया कर लगाया गया था, जिसकी वजह से लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। तो वो ये चाहते थे कि अपने जो मुसलमान धर्म है या इस्लाम धर्म का प्रचार करके इस्लाम धर्म के लोगों को बढ़ाना। अब जाहिर सी बात है, अगर वो इंडिया में आएंगे, इंडिया में अगर यहाँ पे 4 लोग हैं, सपोज करो इंडिया में 4 लोग हैं, और यहाँ पे इस्लाम को मानने वाले 2 हैं। किसको? इस्लाम को मानने वाले। और ये है इंडिया यानी हिंदुस्तान के लोग। तो वो यहाँ पे आके अपना आक्रमण किया इन्होंने, और ये चाहते थे कि ये जो 4 लोग हैं ये धर्म परिवर्तन करके हिंदुस्तान से, यानी मतलब ये जो है ना, हिंदू से मुसलमान बन जाए, यानी इस्लाम धर्म को अपना ले, धर्म परिवर्तन कर लें। तो ये चाहते थे। अब इसके बाद देखते हैं, आपने इसमें जो प्रथम युद्ध जो हुआ था, किसका? तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, स्थान क्या था, परिणाम क्या निकला, सैन्य शक्ति किसकी कितनी थी, और कारण क्या थे, ये सब आपने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था उसके बारे में। द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो हुआ था आपका 1192 में। कब हुआ था? 1192 में। किसके बीच में हुआ था? इन्हीं दोनों के बीच में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गए थे और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। देखिए, पहले हम बात करते हैं बैकग्राउंड की। बैकग्राउंड मतलब ये होता है कि पिछली पुरानी बातें याद करते हैं कि तराइन के पहले युद्ध में क्या हुआ था एंड टाइम पर। तो आपको पता है कि तराइन का जो प्रथम युद्ध था उसमें गौरी जो हार गया था, घायल हो जाता है, यानी हार गया था और घायल हो जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान की बस एक मिस्टेक ये होती है कि वो उनको उसी टाइम पर मारते नहीं है, उनको छोड़ देते हैं, मतलब हरा कर छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या होता है, मोहम्मद गौरी के ना होता है ना कि सेल्फ रिस्पेक्ट या उनको ठेस लग जाती है कि वो हार कैसे गए। तो पराजय का बदला मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज से लेने के लिए तैयारी करने लगता है। कौन? मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए वो एक साल तक तैयारी करता है, कि अपनी बहुत ही लंबी योजना बनाते हैं कि कैसे वो युद्ध लड़े और कैसे इस बार वो युद्ध में जीते। ठीक है। मोहम्मद गौरी ने तुर्की एवं अफगान सैनिकों की एक विशाल सेना तैयार की जिससे भारत पर आक्रमण किया जा सके। अब देखिए, वो जो आपको पता है ये जो युद्ध है आपका 1192 में हुआ, यानी 192 में हुआ। ठीक है। और पहला युद्ध जो हुआ आपका 1191 में हुआ। तो गैप कितने का हुआ आपका? 1 साल का गैप हुआ। अब 1 साल के अंदर अंदर क्या करते हैं, तुर्क में और अफगान में जितने भी सैनिक होते हैं इनकी ये एक विशाल सेना तैयार कर लेते हैं, बहुत ही बड़ी सेना तैयार करते हैं। क्यों? क्योंकि ये चाहते थे कि ये दूसरा युद्ध लड़े और दूसरे युद्ध में ये जीत कर दिखाए। ठीक है। इस विशाल सेना के साथ मोहम्मद गौरी ने दिल्ली की तरफ प्रस्थान किया, और ये जो प्रस्थान जब कर रहे थे तो इन सब का जो ये सारी जो बातें थी वो पृथ्वीराज चौहान को पता थी कि वो उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। उसके बाद देखिए, जब ये दिल्ली की तरफ आए तो उस टाइम पे हम देखते हैं भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। भारत के हिंदू राजाओं की स्थिति पहले की तरह नहीं थी, यानी 1 साल के अंदर बहुत ही ज़्यादा उनकी जो स्थिति थी वो बिगड़ चुकी थी। आपसी बैर के कारण लोग विघटित हो गए थे, यानी राजाओं में आपसी बैर हो गया था। होता ना कि आपको पता है घर घर में भी इतनी लड़ाइयाँ होती हैं कि हर घर का हाल है, हर घर में हर फैमिली में लड़ाई होती है। तो सेम ऐसे ही हर राजाओं में लड़ाई हुई, सारे राजाओं में। तो आपसी बैर के कारण ये लोग अलग अलग हो गए थे। आपको कहानी भी सुनी होगी आपने
कि वो जो एक लकड़ी वाली 4 उनके बेटे होते हैं, एक बुढ़ा आदमी होता है, उसके 4 बेटे होते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं तो लोग उनको परेशान करते हैं। बट अगर वही 4 लड़के साथ में रहें तो लोग उनको परेशान नहीं करते हैं। तो वही बात है, चारों जो राजा है, सारे राजा अलग अलग हो गए थे और इस टाइम पर जो पृथ्वीराज चौहान है वो अकेले पड़ गए थे। पृथ्वीराज चौहान की पहली लड़ाई की तुलना में इस समय काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, क्योंकि कुछ मित्र राजा मदद करने को तैयार नहीं थे। जो उनके फ्रेंड किंग थे, उन्होंने बोला कि हम आपके संग युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। तो पृथ्वीराज चौहान को अकेले ही युद्ध करना पड़ा। कन्नौज के राजा जयचंद पृथ्वीराज का कट्टर दुश्मन बन गया था। कन्नौज के जो राजा थे जिनका नाम था जयचंद, वो भी पृथ्वीराज चौहान के कट्टर दुश्मन बन गए थे जब तराइन का युद्ध होने को था। ठीक है, इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की सेना प्रथम लड़ाई की अपेक्षा में कम थी। जो पृथ्वीराज चौहान की सेना थी वो कम थी। पृथ्वीराज अपनी सेना को लेकर सरस्वती तट पर तराइन के पुराने लड़ाई के मैदान में मोर्चा संभाला और शत्रु सेना की प्रतीक्षा वेट करने लगा। तो पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, अपनी सेना को लेकर सरस्वती तट पर गए, जहां पर उनका पहला युद्ध हुआ था वहां वो चले गए और मोर्चा पृथ्वीराज चौहान ने ही संभाला और जो उनके दुश्मन थे उनका वो इंतज़ार करने लगे। तो ये थी उस टाइम पे वहाँ की राजनीतिक स्थिति। अब परिणाम देखिए, परिणाम जाहिर सी बात है, सभी को पता है, अगर राजा अलग हो जाए और एक अकेला राजा लड़ेगा तो वो हार ही जाएगा। तो पृथ्वीराज चौहान जो थे वो हार गए थे, परंतु वो हार कर भी जीत गए थे। हार कर भी कैसे जीते थे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और हार गए थे तथा उन्हें बंदी बना लिया गया था। अब बंदी बना लिया गया था उन्हें, वो युद्ध हार गए थे, परंतु मैंने बोला कि वो हार के भी जीत गए थे। इसके पीछे एक लंबी कहानी है, वो मैं आपको बताऊंगी। अब परंतु वो देखिए हारे कैसे थे। वो अक्सर इतिहासकारों का कहना क्या है कि वो हारते नहीं, हारे थे। तो इसके पीछे भी एक कारण था। कारण ये था कि युद्ध के जो नियम होते थे ना, युद्ध के नियम जो थे, ऐसा माना जाता था कि रात में युद्ध नहीं होगा, रात में युद्ध नहीं होगा। परंतु क्या किया, जो मोहम्मद गौरी थे उन्होंने रात में ही युद्ध किया था, धोखेधड़ी से रात में ही युद्ध किया। जब ये अपनी सेना को लेकर, पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना को लेकर उनका वेट कर रहे थे ना, पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना को लेकर सरस्वती के तट पर वेट कर रहे थे। तो वेट करते करते ये लोग थक जाते हैं, परंतु ये लड़ाई के लिए मोहम्मद गौरी आगे नहीं आते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, वापस अपने रास्ते चले जाते हैं। परंतु मोहम्मद गौरी छल कपट से ये युद्ध जीतता है। कैसे जीतता है, देखिए युद्ध का नियम क्या था। राजाओं के नियमों के अनुसार रात में कभी युद्ध नहीं किया जा सकता था, परंतु जब पृथ्वीराज के सैनिक सो रहे थे तथा कुछ सैनिक स्नान कर रहे थे, शौच कर रहे थे तब मोहम्मद गौरी ने युद्ध किया। उस समय पृथ्वीराज चौहान की सेना युद्ध के लिए तैयार नहीं थी, ना ही उनके पास अस्त्र शस्त्र थे। अब जाहिर सी बात है, अगर युद्ध नियमों के अनुसार होता है हमेशा इंडिया में, ठीक है, तो युद्ध का ये था कि कभी भी रात में युद्ध नहीं होगा। परंतु मोहम्मद गौरी ने रात में ही अटैक किया और उनके हाथियों पर अटैक किया था। और आपको बता दूं, जब भी अगर हम आप बात करें एलिफेंट की, अगर एलिफेंट को पे कोई तीर चला दे, एलिफेंट को अगर लग जाए, तो एलिफेंट, हाथी ऐसे होते हैं ना कि उनको ये नहीं पता होता कि कौन सी अपनी सेना कौन सी पराई सेना, वो बौखला जाते हैं, मतलब पागल हो जाते हैं। और वो हाथी ऐसे हो गए थे कि हाथियों की वजह से ही पृथ्वीराज की आधी सेना जो थी वो मर गई थी। यानी हाथी जो थे उस पर चढ़ गए थे, इन पे सैनिकों पे। तो देखिए, अब जो पृथ्वीराज चौहान जो हार गए थे और मोहम्मद गौरी जीते, तो छल कपट से जीते थे। अब देखिए, तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, आपसे पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि द्वितीय युद्ध जो हुआ था राजपूतों का, उसमें उनके हारने के मुख्य कारण क्या थे। तो हारने के मुख्य कारण 5 ही मुख्य कारण थे, जो कि मैंने आपको की पॉइंट में बताया है। इसको आप सेल्फ एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। आप इतने छोटे बच्चे भी नहीं हैं कि आपको एक एक लाइन एक्सप्लेन करके समझाई जाए और हर लाइन को, मतलब सारी लाइनें आपको लिख के दी जाए। मैंने आपको की पॉइंट दिए हैं, आप की पॉइंट को ही अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। जैसा पहला पॉइंट है राजनीतिक एकता का अभाव। आपको पता है कि वहाँ पे जो राजा थे वो अलग अलग हो गए थे आपसी बैर के कारण, जिसकी वजह से राजनीतिक एकता नहीं थी।
राजपूतों द्वारा हाथियों का प्रयोग, अभी मैंने बताया कि उन्होंने हाथियों का प्रयोग किया था राजपूतों ने, और जो ये मोहम्मद गौरी थे, मोहम्मद गौरी ने हाथियों पर वार किया, जिससे हाथी जो थे पगला गए थे, बौखला गए थे, और हाथियों की वजह से ही पृथ्वीराज चौहान की आधी सेना मर गई थी। राजपूत अश्वरोही सेना की दुर्बलता, जो अश्वरोही थे राजपूत के पास, उस टाइम पर अश्वरोही सेना की कमी थी। राजपूत द्वारा धोखाधड़ी युद्ध ना करना, अगर चाहें तो राजपूत जो थे, पृथ्वीराज चौहान थे, वो भी यह युद्ध जीत सकते थे, परंतु उन्होंने कभी भी धोखाधड़ी नहीं की, धोखाधड़ी नहीं करी, तो इसीलिए वो हार गए। और अगला जो पॉइंट है, ये आपका मुख्य पॉइंट है, प्रथम युद्ध की भूल। जब फर्स्ट युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, तो उनको उसी टाइम मोहम्मद गौरी को मार देना चाहिए था, छोड़ना नहीं चाहिए था, परंतु उन्होंने उनको छोड़ दिया था। ठीक है, अब देखिए आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो युद्ध हार कर भी जीत गए थे, तो कैसे हार कर जीते थे, देखिए पहले मैं इसको पढ़ देती हूँ, उसके बाद आपको समझाती हूँ। पृथ्वीराज को बंदी बनाकर उनकी आंखें फोड़ दी गई। इनके साथ इनके दरबारी कवि चंद बरदाई को भी बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज चौहान बहुत ही अच्छा बाण चलाते थे। इनकी कुशलता को देखने के लिए मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को अपने सामने पेश किया और 1 घंटे वार चलाने आएगा। घंटे मतलब आवर नहीं है, 1 घंटा मतलब इस टाइप का कुछ घंटा होगा, उस घंटे पर बाण चलाने को कहा। तभी जो उनके दरबारी कवि थे, जिनका नाम था कवि चंद बरदाई, चंद बरदाई ने एक दोहा पढ़ा। दोहा क्या पढ़ा? दोहा ये पढ़ा, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। इसमें क्या बताया उन्होंने, कवि ने इशारे में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी की लोकेशन बताई, और इसी का फायदा उठाकर पृथ्वीराज चौहान ने ऐसा बाण चलाया कि मोहम्मद गौरी को मार डाला। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो ये थे पृथ्वीराज चौहान बहुत ही अच्छा बाण चलाते थे। ये बात जब इनको पता लगती है, ये जो मोहम्मद गौरी है इनको पता लगती है, तो ये क्या बोलते हैं, बोलते हैं इनकी तो आँख फूट गई है, अब इनकी तो मैंने आँख फोड़ दी, मैं भी देखता हूँ कि कितना अच्छा बाण चलाते हैं। तो क्या बोलते हैं, ये 1 घंटा वहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे 1 घंटा रखो, यानी एक बैल टाइप का रखते हैं। बोलते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को कवि से बोलते हैं, कौन बोलता है, मोहम्मद गौरी, उनके कवि जो जिनका नाम था चंद बरदाई से बोलते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को बोलो कि इस घंटे के बीचों बीच में वो तीर चला के दिखाएं। परंतु जो कवि होते चंद्र बरदाई, वो अपना दिमाग लगाते हैं और वो दोहा कुछ ऐसा पढ़ते हैं कि दोहे दोहे में उसको मोहम्मद गौरी की लोकेशन बताते हैं। वो लोकेशन का फ़ायदा उठाकर मोहम्मद गौरी को मार देते हैं। कौन? पृथ्वीराज चौहान। तो एक्चुअली में क्या हुआ, एक्चुअली में पृथ्वीराज चौहान जो हैं वो हार कर भी जीत गए, और उन्होंने जो उनकी आंखें फोड़ी थी उनका बदला ले लिया, किसको? मोहम्मद गौरी को मारकर। अब देखिए ये जो पूरा चैप्टर है आपका यहीं पे ख़त्म होता है, परंतु पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिखना पड़ता है, जितना कि आपकी सोल की बुक में दिया भी नहीं होता। क्योंकि आपका वहाँ पे जो होता है सेल्फ टेस्ट होता है कि आप कितना अच्छे से बनाकर लिख सकते हैं और आपने कितना अच्छा समझा। तो इसीलिए मैंने आपको एक सेल्फ स्टडी दिया है। यहाँ पे आप लोग खुद पढ़ेंगे कि पृथ्वीराज चौहान का परिचय, वो कब पैदा हुए, डेट ऑफ बर्थ क्या थी, कहाँ राज्य किया, पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, और इनकी क्या क्या रुचि थी, कौन सी उपाधि धारण करी। सेम ऐसे ही मोहम्मद गौरी के बारे में भी पढ़ेंगे कि कब वो पैदा हुए, डेट ऑफ बर्थ क्या थी, कौन सी उन्होंने उपाधि धारण करी, माता का नाम क्या था उनकी, पिता का नाम क्या था उनके, और क्या कहाँ कहाँ तक उनका जो था राज्य फैला हुआ था, और क्या क्या उनके अंदर योग्यताएं थी। तो ये सारी चीज़ें आप अपने आप पढ़ोगे और अपने आप लिखोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी के संग आपका ये चैप्टर फिनिश होता है, और साथ ही आपका हिस्ट्री का बीए प्रोग्राम 2nd सेमेस्टर का सिलेबस भी कंप्लीट आज हो गया है। आई होप आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे और पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सिलेबस मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जैसे ही सैम्पल पेपर आएगा मैं आपको सैम्पल पेपर करवा दूंगी, और कैसे आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है, क्योंकि एक बच्चे का कमेंट आया था कि कैसे उसको आंसर करना है, क्वेश्चन का कैसे आंसर करना है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी कि कैसे आपको आंसर लिखना है।